नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली कैंट विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे ब्रिगेडियर प्रदीप उपमन्यु जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं दिल्ली कैंट के मुद्दों पे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मैं आपका भी सर धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं दिल्ली कैंट के सर मुद्दों पे। आम आदमी पार्टी का शासन रहा पिछले 10 से 11 साल में। सर क्या क्या विकास हुए, क्या हालात है इन विधानसभा के अंदर? देखिए, मैं पिछले 10 साल नहीं, मैं पिछले 25 साल की बात करना चाहता हूं। दिल्ली कैंट विधानसभा में क्षेत्र आते हैं जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर हैं और एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर हैं। दोनों ही देश की सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। और दोनों में इतनी समर्थ है कि अगर वहाँ ठीक से मुद्दों को उठाया जाए, ठीक से मुद्दों को परस्यू किया जाए, तो जनता की यहाँ सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। पर हमारी बदकिस्मती कि राजनीति मुद्दों के ऊपर पिछले 25 साल में सदा हावी रही है, जिसके कारण दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासी को निराशाजनक हाथ लगी है। चाहे वो मकानों की समस्याएं हों, चाहे रोजगार की समस्याएं हों, चाहे वहाँ के निवासियों को जी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद हेल्थ सर्विसेज की समस्याएं हों, चाहे बेसिक छोटी छोटी चीज़ों पर गवर्नेंस की समस्याएं हों, इनके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और एक बहुत ही एडहॉक तरीके से कार्रवाई की गई है कि अगर किसी की समस्या है, उसमें एक नई प्रथा शुरू कर दी है कि विधायक के घर के चक्कर लगाइए, फिर विधायक उस अधिकारी को रिंग करेंगे और फिर वो उनका जो छोटा छोटा काम है, जो बिना किसी सिफारिश के होना चाहिए, जो कानूनी उनका हक है, उसके लिए भी उनको परेशान होना पड़ता है। आज की डेट में जब यहाँ के लोगों ने देखा कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो उनकी जन समस्याओं के बारे में सीरियस हो, उनके बारे में वो मुद्दों को उठाने का सक्षम हो, समर्थ हो, तो काफ़ी यहाँ के नागरिकों ने मुझसे बात की और मुझे कहा कि ये बीड़ा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। इतने सालों से आप लगे हुए जनसंघर्ष में, आप में क्षमता है, आप शिक्षित हैं, आप यहाँ की कानून व्यवस्था नहीं कहूँगा, जो व्यवस्था है एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की, एसडीएम ऑफिस की, डीएम ऑफिस की, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। आप में क्षमता है कि अधिकारियों से काम कराने की, आप में क्षमता है कि यहाँ की पॉलिसीज़ को नया रूप देने की। उन सब नागरिकों की मैं भावनाओं को समझते हुए मैंने अपने आप को इस समाज सेवा के लिए एक बार फिर अपने आप को आगे लाकर और जन सेवा के लिए समर्पित किया है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं 40 साल का मेरा नौकरी का अनुभव है। फौज की नौकरी में अपनी ड्यूटी करना, फौज की आदेशों के अनुसार जगह जगह पोस्टिंग करना, ये हमारी एक ड्यूटी का हिस्सा है। पर फौज की ड्यूटी करते हुए मैंने कुछ ऐसे कार्यक्रम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जिनको जब जब मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और मुझे सेटिस्फेक्शन मैं वो गिनाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 1996 में एक डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट है। मैं ये जो मुद्दे गिना रहा हूं, ये पूरे आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स नेवी के और आर्मी एयरफोर्स नेवी की फैमिलीज को और उनके ऑफिसर्स को, सर्विंग और रिटायर्ड को अफेक्ट करते हैं, और इवन आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो बाकी जेसीओज, अदर रैंक्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनकी फैमिलीज को भी अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मुद्दा गिनाना चाहता हूं, 1996 में डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट धौला कुआं पे है। इस पे किसी कारणवश वहाँ की गवर्निंग बॉडी ने सर्विंग ऑफिसर्स की मेंबरशिप को बंद कर दिया और मैं उस वक्त मैनेजमेंट कमेटी में था। मैनेजमेंट कमेटी में मैंने आवाज़ उठाई, सुनवाई नहीं हुई।
1996 में मैंने पहली बार उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने याचिका लगाई और उस वक्त मैंने 1996 में जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हैं उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया और वो केस लड़ा और उसी के माध्यम से केस के बाद हमारी डीएसओआई की गवर्निंग बॉडी ने टेन्योर मेंबरशिप देनी शुरू की। ये बहुत बड़ा काम है कि जो हमारे दिल्ली में हमारे ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के, उनको डीएसओआई की अब टेन्योर मेंबरशिप मिलती है। इसके शायद बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद जब मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 2000 में, तो हमारे यहाँ जो फौज के आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन्स के लिए 5% भारत सरकार ने रिजर्वेशन रखी हुई है। उस रिजर्वेशन में कुछ प्रायोरिटी रखी हुई हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तब 5 प्रायोरिटी थी: किल्ड इन एक्शन, डिसेबल्ड इन एक्शन, किल्ड इन डिसेबिलिटी इन एक्शन, डिसेबिलिटी इन पीस टाइम एंड गैलेंट्री अवार्ड। सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग जेसीओज, सर्विंग जवान्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड जेसीओज और रिटायर्ड जवान्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी। ना ही गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में थी, ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, ना ही किसी और दिल्ली के विश्वविद्यालय में थी। मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन देखता था उन दिनों में, तो मेरे पास बहुत आर्मी एयरफोर्स नेवी के अधिकारी, जेसीओज, जवान आते थे जो शेप 1 थे। वो कहते थे कि हम, अगर हमारी भी फील्ड पोस्टिंग हुई है, हमने भी कठिन स्टेशंस को किया है, और अगर हम सही सलामत हैं तो हमारे बच्चों को एजुकेशन में रिजर्वेशन क्यों नहीं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं, ये मैं कोई सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। 2000 में मैंने उस वक्त तत्कालीन आर्मी कमांडर जीओसी इन सी वेस्टर्न कमांड जनरल मेहता थे, और दिल्ली सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ये मेरा द्वारा दिया गया पॉइंट था, जिसके तहत पहली बार सर्विंग ऑफिसर्स और सर्विंग जेसीओज और सर्विंग जवान्स के बच्चों को 6ठी कैटेगरी के रूप में एडमिशन में 5% रिजर्वेशन मिली। उससे अगले साल फिर रिटायर्ड जेसीओज, रिटायर्ड जवान और रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चों को मिलने लगी, और ये कई साल तक आईपी यूनिवर्सिटी में रहा। उसके बाद जब आईपी यूनिवर्सिटी में ये हो गया लागू, तो उसके बाद मजबूरन दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी ये करना पड़ा। ये जो मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन 5% रिजर्वेशन एडमिशन्स में, हर कॉलेजेस में, हर प्रोग्राम में, ये सर्विंग और रिटायर्ड जितने भी आर्मी एयरफोर्स नेवी के सर्विस पर्सनल हैं उनके लिए लागू है। ये बहुत बड़ा काम है। ये कोई मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंटेड है। मैं इस बात के लिए मतलब कि डॉक्यूमेंट्स गवाह हैं कि इसके लिए ये 2000 के बाद हुआ, और उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था। तीसरा मैं बताना चाहूँगा, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का एक मेडिकल कॉलेज है जो दिल्ली में बेस हॉस्पिटल के पास रिंग रोड पे है। 2010-2011 बैच में ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बंद हो गया, और तीसरा साल इसका 2013 में था। अगर ये आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस तीसरे साल बंद हो जाता, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आजकल नेशनल मेडिकल कमीशन है, के तहत दोबारा से रिकॉग्निशन लेनी पड़ती। उस वक्त मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में था, और तब उस वक्त के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त के एडजुटेंट जनरल, दिल्ली के जीओसी दिल्ली एरिया, वेस्टर्न कमांड के जीओसी इन सी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप दिल्ली सरकार में ये प्रोसेस करिए, और कैसे ये 2013 में सेशन दोबारा इसको चालू किया जा सकता है, कि कोशिश करिए।
मैं आपको बड़ी खुशी के साथ और गर्व के साथ बता सकता हूं, जीओसी दिल्ली एरिया, उस वक्त आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के कर्नल सोपती और मैंने और एक जैक के ऑफिसर के साथ हमने दिल्ली सरकार में इस केस को परस्यू किया और दिल्ली सरकार में वो दिल्ली प्रोफेशनल एक्ट 2007 जिसके तहत इसका एडमिशन होना चाहिए था, उसको एक्ट को अमेंड करवाया। एक्ट को अमेंड करवाने के बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ और 2013 में दोबारा से आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमारे बच्चों का एडमिशन शुरू हुआ, जिसके लिए उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे आईपी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के रूप में कमेंडेशन कार्ड दिया। ये डॉक्यूमेंटेड है। चौथा मैं बताना चाहूँगा कि एक बार दिल्ली सरकार ने हमारे इंस्टीट्यूट्स जितने हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे कि ये कमर्शियल एक्टिविटी हैं। मैं उस वक्त ब्रिगेडियर दीक्षित सेक्रेटरी थे, उनके साथ मिलके दिल्ली सरकार में मिलके सीएम के साथ मिलके तो ये सब दोबारा से हमने उसको ठीक कराया। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल कार्यक्रम तो हर कोई कर सकता है। एक काउंसलर भी वही काम करता है कि राशन कार्ड बनवा दिए, आधार कार्ड बनवा दिए। एक एमएलए भी अगर वही काम करेगा तो फिर फर्क काउंसलर और एमएलए का क्या रहेगा? एमएलए को, विधायक को एक ऐसे काम करने हैं जो आम आदमी नहीं कर पाए। वो क्या काम है? पॉलिसीज। वो क्या काम है? जो समस्याएं रुकी हुई हैं उसको कानूनी उस प्रकार से पेश करे ताकि वो परमानेंट सॉल्यूशन हो। मेरा तो ये मानना है कि कभी कभी कुछ छोटी समस्याएं होती हैं जो तुरंत होनी चाहिए, जैसे राशन कार्ड बनना है, आधार कार्ड बनना है, किसी का रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनना है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको दूरगामी परिणाम होते हैं। लैंड की पॉलिसी बनना, रोजगार के लिए पोस्ट क्रिएशन करवाना, रोजगार की पॉलिसी बनवाना। सो विधायक को अपना दूरगामी विजन भी रखना चाहिए। नॉर्मल कार्यक्रमों में उलझा रहेगा कि आप मेरे घर आइए, मैं आपका ये छोटा काम करा दूंगा, तो वो बड़े काम नहीं कर पाएगा। और ये सब देखते हुए यहाँ के जो नागरिक हैं वो मेरी क्षमता को देखते हुए, मेरी कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने मुझे कहा। और अब मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो उनसे जब मिलता हूँ, उनके द्वारा बातें करता हूँ और उनके द्वारा मुझे जब आश्वासन मिलता है तो मैं बहुत प्रोत्साहन फील करता हूँ। तो सर क्या लगता है आपको काफी चैलेंजेस रहेगा इस समय, जो और भी अन्य जो पार्टियां और आप एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं कुछ दिनों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं अपनी पार्टी का या किस इंडिपेंडेंट लड़ूंगा या पार्टी से लड़ूंगा वो आने वाले हफ्ते 10 दिन में मैं खुलासा करूंगा। और चैलेंज तो हर चीज में चैलेंज है। जब आपने फौज में कहते हैं ना कि जब आपने वर्दी पहनी और निकल पड़े मार्च पे तो आप उसको फतेह करने के लिए ही जाते हो, ठीक है। सो उसी हिसाब से मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस समाज सेवा के कार्य में जरूर कामयाब होऊंगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे 45% यहाँ पे जो सेना, जो यहाँ से जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है उन लोगों को? देखिए, जो सरकारी क्षेत्र में हैं वो अलग अलग हैं। हमारे यहाँ सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज हैं, उनमें 505 ईएमई वर्कशॉप है, सीओडी है, एमईएस के एम्प्लॉयज हैं, ऑडिट के एम्प्लॉयज हैं, कुछ आर्मी हेडक्वार्टर में सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज हैं यहाँ डिपार्टमेंट। हाँ, अलग अलग। कुछ एनडीएमसी क्षेत्र में हैं जो एनडीएमसी के एम्प्लॉयज हैं, और कुछ मिनिस्ट्रीज में जो कार्यरत हैं वो एनडीएमसी क्षेत्र में अपने सरकारी मकानों में रहते हैं। उसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के भी यहाँ आवास हैं, कुछ सेपरेटेड फैमिली हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी कार्यशैली को देखते हुए, मेरे पर्सनल पुराने कॉन्टैक्ट्स को देखते हुए, और मेरे पे सबसे मुझे अपने ऊपर इसलिए भरोसा है कि वो मेरे कार्यशैली को ये जानते हैं कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर किसी को मैंने कहा ये काम हो जाएगा तो वो हर कीमत पे काम होता है। ठीक है सर। और क्या लास्ट में अपने दर्शकों को अपील देना चाहते हैं, कोई मैसेज अपने दिल्ली कैंट वासियों को? मैं अपने उन सभी साथियों को जो दिल्ली छावनी विधानसभा के मतदाता हैं या वो जो दिल्ली छावनी विधानसभा के मतदाता नहीं हैं,
को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि मैं निस्वार्थ ईमानदारी से और बिना भेदभाव के जिंदगी भर समाज सेवा करता आया हूं, तो आप मेरे विचार हर जगह फैलाइए ताकि मुझे इस मिशन में, इस कहते हैं ना, विधायक के चुनाव में कामयाबी मिले और मैं अगले 5 साल जनता की सेवा के लिए बिल्कुल उनके बीच रहूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो यह हमारी सीधी बात ब्रिगेडियर प्रदीप उपमन्यु जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।